Hello students, this is chapter 2 of Indian Economic Development book named Economic Planning 1950 to 1990. Well, in the previous chapter, in chapter 1, which was Indian economy on the eve of independence, in that chapter we actually had studied about the situation of Indian economy during the British rule. Like what was the situation of agriculture, we studied there. Situation of industrial sector, how was our foreign trade at that time, and occupational structure, infrastructure, and of course the positive contribution by the British for the Indian economy. That all things we had studied in the previous chapter. Now we are going to start chapter 2. As we all know that in 1947 India got independence finally, and at that time the main political party was of course Congress, and Pandit Jawaharlal Nehru was selected as the prime minister, first prime minister of our country. पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट की मीटिंग हुई एंड देयर वाज अ क्वेश्चन एक्चुअली व्हिच अराइज देयर. उस टाइम पर एक क्वेश्चन बन गया यार उनके सामने, और क्वेश्चन ये था कि इंडियन इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी बनाया जाए. एक्चुअली वर्ल्ड को वी डिवाइड इन थ्री इकोनॉमी. जनरली हम तीन इकोनॉमी में डिवाइड करते हैं. पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही आज हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कॉल्ड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, and of course mixed economy is called mixed economy. of course इसका कोई दूसरा नाम नहीं लिया जाता, कम कॉम्बिनेशन होता है ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का, भी बताएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब ये कंफ्यूजन कैबिनेट के सामने आई. पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिसीजन लेना था, और फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिए, चलिए समझना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर. तो दिस इज अ प्रेजेंटेशन बाय सचिन जिंदल, आप यानी मेरे थ्रू प्लीज देखें. इंडियन इकोनॉमी जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड और अब 1950 टू 1990 के बीच में, यानी 1947 के बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 50 में, तो तब से हमने प्लानिंग स्टार्ट की, देश को तरक्की दिलाने की कोशिशें स्टार्ट की. तो कैसे हमने अपनी कंट्री को डेवलप किया. आज हमारी कंट्री डेवलपिंग स्टेज पे है. यस, अभी भी डेवलप नहीं है बिकॉज लॉट ऑफ लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अभी तक भी फुलफिल नहीं हुए. विल डिस्कस लेटर. तो कहने का मतलब ये है कि अब डेवलप तो नहीं हुए, लेकिन बैकवर्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी का जो हमने एक पाथ क्रॉस किया, वो कैसे किया, उसके बारे में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. वेल, कोई भी कंट्री, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, किसी भी कंट्री को अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसको अपने यहाँ की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. अब क्वेश्चन ये उठता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है. तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स व्हिच एक्चुअली अराइज इन फ्रंट ऑफ एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. कोई भी इकोनॉमी होती, आइदर इट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, सेंट्रल प्रॉब्लम सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ होती है. इंडिया में भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लाइक एवरी कंट्री, और लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है. हमारे भाई ह्यूमन बीइंग की वांट्स आर अनलिमिटेड बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, और उसी डिफिकल्ट टास्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं. और वो प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. नंबर 2, how to produce. Number 3, for whom to produce. So one by one we will explain these problems in front of you. We'll understand these problem actually, और later कैसे different economies में इनको solve किया जाता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे. चलिए let's start with the first problem, that is what to produce and in which quantity. So what to produce and in which quantity means with the available limited resources, what type of goods and services should be produced and in which quantity. जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेड रिसोर्सेज से गवर्नमेंट को सोचना होता है क्या वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे, कंजम्पशन गुड्स, या फिर वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे. किस तरीके के गुड्स लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किए जाए, क्योंकि रिसोर्सेज वंस एग्जॉस्टेड विल नॉट बी रिकवर्ड इजीली. एक बार खत्म हो गए तो जल्दी से दोबारा नहीं मिलेंगे. इसीलिए ये सोचना पड़ता है गवर्नमेंट को कि विद द लिमिटेड रिसोर्सेज व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड. एंड ऑफ कोर्स ज्यादा रिसोर्सेज ऐसे गुड को बनाने पर ना लगा दें जिसकी कंट्री में नीड ही नहीं है. तो ये भी सोचना पड़ता है इन विच क्वांटिटी.
सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। तीनों ही इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड हो, ये सोचना पड़ जाता है कि टेक्निक्स तो लिमिटेड है ना भाई, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वी हैव और वी हैव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस at the time of doing production, producer is using labor more than capital। लेबर को ज्यादा यूज कर रहा है भाई। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, एक फार्मर एक फील्ड पे काम कर रहा है, उसने अपने चाचा, नाना, ताया, मामे और कजन वजन उनको फील्ड पे लगा दिया, कैपिटल कम लगा रहा है, जैसे ट्रैक्टर नहीं यूज कर रहा, पैसा बचा रहा है, तो लेबर ज्यादा कैपिटल कम, दिस इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव। वाइस वर्सा कर दो, कैपिटल ज्यादा लेबर कम, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये तो हो गई दो टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम ये है कि अब इन दो टेक्निक में से कौन सी टेक्निक चूज की जाए, either labor intensive or capital intensive। to choose a right technique of production is again a problem। एक right technique को choose करना फिर से एक बार एक problem है, और इसी problem को हम बोलते हैं बच्चों problem of how to produce। मतलब in short it is a choice of best technique of production। next है आपका for whom to produce। for whom to produce means of course किसके लिए production करें। like two things we need to think here। what are we going to distribute our production according to the income of the people or according to the need of the people। मतलब are we going to do the production according to income means जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उनके लिए बनाया जाता है भाई जो खरीद सके, जिनकी इनकम ज्यादा है वो नीड पूरी कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर एक मेडिकल स्टोर पर जाकर इफ अ पर्सन वांट टू परचेज समथिंग देन ही मस्ट हैव परचेजिंग कैपेसिटी, देन ओनली ही कैन गेट द मेडिसिन फ्रॉम देयर, अदरवाइज ही आर actually that person is not eligible to get the medicine from there। yes or no? certainly yes। तो इसी तरीके से अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो दे एक्चुअली देयर द गवर्नमेंट ऑलवेज वांट टू प्रोड्यूस और यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दैट गुड, एंड फॉर दोज आर एक्चुअली हैविंग नीड्स इन द इकोनॉमी। यानी उन गुड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाने की कोशिश करती है जिससे कि लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके, लोगों की नीड्स को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन करती है कि अगर नेसेसिटीज की जरूरत है तो नेसेसिटीज बनाई जाए। एग्जांपल के तौर पे रोड जरूरत है तो रोड की जरूरत है तो रोड बनाया जाए, स्कूल की जरूरत है स्कूल बनाया जाए, ना कि ज्यादा इनकम वाले के अकॉर्डिंग या इनकम को देखकर जो खरीद सके वो उसको दिया जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ डिसाइड किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू इनकम प्रोड्यूस करना है या अकॉर्डिंग टू नीड। So these are some a little introduction of the problem, what to produce, how to produce, and for whom to produce। I have given a little introduction because in microeconomics book in 11th class we already have discussed it in detail। चलिए, types of economic system। well, as I told you earlier that in entire world we divide in three economies। first it is written in front of you capitalist, second is of course socialist, and third is of course mixed economy। So what we understand with capitalist economy, so it's very simple to understand। capitalist economy यानी पूंजीपति वाली पूरी कंट्री, ऐसी कंट्री जहां पर ज्यादा प्रभुत्व जो होता है वो पूंजीपतियों का होता है, मींस द मोर emphasis are of that kind of people, those are actually resourceful, like they are having sufficient resources and having income to do huge investment in a company, to open a company जिसमें large capital required होता है, और वो large capital invest करते हैं और एक बड़ी कंपनी ओपन करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कैपिटलिस्ट बोले जाते हैं, और ऐसी इकोनॉमी जो होती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोली जाती है। यहाँ पर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया जाता, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। यस, कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है, लेकिन ये बात समझने वाली है कि वो गुड्स बनाए जाते हैं जिनसे इनका प्रॉफिट ज्यादा, क्योंकि फिर तो ये धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डिमांड भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है वेयर द रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। I repeat, capitalist economy is that economy where resources are owned, controlled and managed by private sector। So again, of course, socialist economy is that economy where resources, यानी वही land, labor, capital, entrepreneur are owned, controlled and managed by government sector। Clear?
अगर प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज को ऑन करके चल रहा है, ज्यादा रोल उसका है, ज्यादा प्रेशर उसका है, तो सर्टेनली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्रॉफिट मोटिव पे काम करती है, सोशल वेलफेयर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। दूसरी तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां रिसोर्सेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। My dear student, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर, ऑफ कोर्स नाम से ही पता लग रहा है मिक्स्ड है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल होता है, दोनों टुगेदर काम करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कंट्री। जहां जहां ग्रोथ की ज्यादा जरूरत है प्राइवेट सेक्टर को काम करने दिया जाता है, जहां जहां ग्रोथ नहीं, सोशल वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखकर उन चीजों का, उन गुड्स का प्रोडक्शन खुद करती दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, अब रेलवे गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई है, बिकॉज रेलवे इज द चीपेस्ट मोड टू गो अक्रॉस द कंट्री एट प्रेजेंट। सो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती, लेकिन बाकी अदर ट्रांसपोर्ट मोड यू नो दैट प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग देयर एंड इन्वॉल्विंग देयर। मे बी आगे रेलवे भी हो जाए, बट फिलहाल के लिए ये समझने वाली बात है कि यस, रिसोर्सेज में उन रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखेगी जो वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनको नहीं रख, उनको प्राइवेट सेक्टर को काम करना अलाउ करती है जहां पर देश की तरक्की की नीड है। Well, now one by one, let's understand how in different economy we solve the center problem of the economy. Center problem, what to produce, बताया था अभी, how to produce, for whom to produce, what to produce, how to produce, for whom to produce. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या थी? एक इकोनॉमी जहां पर रिसोर्सेज आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट मोटिव, सोशल वेलफेयर नॉट। पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। ऑफ कोर्स क्या प्रोडक्शन किया जाएगा? ओनली दोज गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबिलिटी आइदर इन डोमेस्टिक और फॉरेन। भाई देखो, सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेटली प्रॉफिट के लिए काम करता है, कौन से गुड्स बनाएगा? वो गुड्स जिससे चाहे अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेचे या बाहर बेचे, पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम, बस यही उसका ऑब्जेक्टिव। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्निक वो यूज करेगा जो चीप एंड बेस्ट हो, जो कम से कम कॉस्ट लाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यार कोई बताया ना, अकॉर्डिंग टू इनकम। अकॉर्डिंग टू इनकम मतलब लोगों की खरीदने की कैपेसिटी को देखकर प्रोडक्शन नहीं किया जाता, ये देखा जाता है कि भाई ये गुड्स बना रहे तो देंगे उसको जो इसको अफोर्ड कर सकता है। ओनली गुड्स आर प्रोड्यूस बट फॉर दोज हु कैन अफोर्ड दैट गुड्स, जैसे मैंने मेडिकल स्टोर का एग्जांपल। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली तीनों ही प्रॉब्लम्स में प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। Now, what about socialist economy, dear student? So, socialist economy, of course, is that economy where resources are own, control and managed by government. I already taught you about this. And what to produce here? Of course, that good will be produced which are required by the society, यानी which can fulfill the needs of the society. वो गुड्स बनाने की कोशिश की जाती है जो सोसाइटी की नीड को पूरा करें। अभी जैसे स्कूल चाहिए तो स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल चाहिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, ऐसी चीजों को बनवाएंगे ना जो नीड है उनकी। These are basically produced to fulfill the requirement of the society. So production will be done according to the society needs of the society. How to produce? यार of course हमारी कंट्री में अब सोचने की जरूरत है, क्या ज्यादा क्वांटिटी में? आप बोलोगे लेबर, वर्कफोर्स तो बहुत कम है क्योंकि काम बहुत सबको नहीं मिल पाता, लेकिन लेबर फोर्स यानी अवेलेबल नंबर ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कोशिश ये करती है ज्यादा से ज्यादा केसेस में, जैसे एमजी नरेगा, यानी ज्यादातर काम कैपिटल थोड़ा कम, और जहां पर टाइम बाउंडेशन नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट को भी लगता है कि यार आराम से काम हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट के काम थोड़ा आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जनरली यूज की जाए, लेबर ज्यादा यूज किया जाए, कैपिटल कम यूज किया जाए, ताकि दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। एक बहुत इनडायरेक्ट जीडीपी से ही कनेक्शन है और अच्छा ग्रोथ वाला कनेक्शन है। दूसरी बात, जो कंट्री में लेबर फोर्स है, लेबर सप्लाई है एक्चुअली, यानी ऑल दोस नंबर ऑफ पीपल दोस आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क, वो खाली नहीं बैठे हैं यार। खाली दिमाग शैतान का, क्राइम भी होते हैं, वो भी कम होंगे, काम भी मिलेगा, प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। टाइम है इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं। हाँ,
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहां टाइम बाउंडेशन है, बहुत जल्दी काम करने की नीड है, वहां पर शायद ये इतना सक्सेसफुल ना भी। बट गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं सोशल वेलफेयर, और वो होगा जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट आमतौर पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही फोकस करना पसंद करती है। नेक्स्ट है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भाई किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो आप, क्यों बैठे हो है? तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उनके लिए प्रोडक्शन कर रही है जो कंट्री की नीड्स है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द, नॉट अकॉर्डिंग टू द इनकम। तो यहाँ लिखा है ये बात आप देख सकते हो, हियर गवर्नमेंट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड परचेजिंग पावर। नहीं देखा जाता भाई रिलायंस, टाटा और अजीत प्रेम जी और जो रिचेस्ट पीपल हैं, या व्हाट दे वांट एक्चुअली, यहाँ ये देखा जाता है कि व्हाट एक्चुअली आवर लेमैन वांट and what the actual need of the country. So these are the things that actually thought. Okay, तो ये दो आपको समझ में आए होंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इन शॉर्ट सेंटर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इन यस सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए आ गया ना, टुगेदर, टुगेदर मींस प्राइवेट पब्लिक बोथ together work to solve all the three center problems. Private sector work to produce those goods whatever it can produce well, and public sector produce essential goods that are required to survive the life. Of course, भाई जहां जहां लगता है कि बहुत बेसिक, जब जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से जो उनके बफर स्टॉक हो जाते हैं तो फार्मर डिस्करेज होता है फ्यूचर में उन्हें दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए, और वो बफर प्रोडक्शन मार्केट में सेल नहीं हो रहा, फार्मर टेंशन में होता है कहाँ बेचे कहाँ बेचे, तो गवर्नमेंट उनसे परचेज करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके, और अपने पास बफर स्टॉक बनाती है, और बफर स्टॉक को अर्बन सेक्टर में लाती है, तो अर्बन सेक्टर में पुअर पीपल को बहुत लेस प्राइस पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल कराती है, राशन शॉप, फेयर प्राइस शॉप एक्सेट्रा के थ्रू देयर बीपीएल कार्ड, जो आप जानते हैं येलो कार्ड कुछ ऐसा होता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक तरफ तो रूरल सेक्टर में देखो फार्मर्स की नीड्स भी पूरी होती है, दूसरी तरफ अर्बन सेक्टर में भी या अदर सेक्टर्स में, बैकवर्ड सेक्टर्स में भी, जहां लोग मार्केट से ज्यादा प्राइस पर बेसिक नेसेसिटीज जैसे शुगर हो गया, जैसे फूड ग्रेन हो गया, नहीं खरीद सकते, इन राशन शॉप से सस्ते दामों पर खरीद पाते हैं। तो गवर्नमेंट देखिए किस तरीके से सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की कोशिश करती है। वाइल प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने कहा, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जहां भी वो लगता है कि ये चीज में तो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो एकदम से डेवलपमेंट का पाथ दे देगा कंट्री को, तो वहां उनको काम करने दिया जाता है और खुलकर काम किया जाता है, जो भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बट 1950 1990 में ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं ये बताना जरूर चाहूंगा आगे जाने से पहले कि प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, these were some tariff restriction, non tariff restrictions थे, तो वो restrictions के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे जानेंगे। बट हाँ, आज की डेट में अगर बात करें तो खुलकर काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी ऑलमोस्ट सभी जगह काम करता है, मात्र 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट काम करती है, जो आज भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हुए, रेस्ट सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों 3 इकोनॉमी के बारे में आपने समझा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, आपने समझा सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, आपने समझा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इंडिया ने क्या यूज कर लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज एक्चुअली कंफ्यूज एट द टाइम ऑफ दैट कैबिनेट मीटिंग, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था, तो प्राइम मिनिस्टर वाज कंफ्यूज, वो कंफ्यूज थे यार, क्या क्या माने इसको, क्या इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट कर लें, कैपिटलिस्ट अडॉप्ट कर लें, सोशलिस्ट। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जानते थे, जैसे उस समय ना फॉर्मर सोवियत यूनियन, जिसे आज रशिया आप कहते हो, यूएसएसआर, वो एक्चुअली वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो इंडिया को लगता था कि इससे ये सोशल वेलफेयर के लिए ठीक है, तो क्या हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बट कैबिनेट पूरी तरीके से इसके फेवर में नहीं था, क्योंकि ग्रोथ पार्ट जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि सोशलिस्ट में हम सिर्फ सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन करेंगे, नीड्स पूरा करने पर काम करेंगे, हमारा ध्यान ग्रोथ और जंप की तरफ नहीं जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट हिमसेल्फ, वो खुद उस तरफ नहीं थे। उसका कारण था, उनको लगता था यार डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादातर रिसोर्सेज देना और उनके कंट्रोल में चीजों को रखना ठीक नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट इंटरेस्टेड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट में भी सभी लोग इंटरेस्टेड नहीं थे पूरी तरीके से। तो दोनों के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए
एक उनका मर्जर किया गया और उसको एक्सेप्ट किया गया, और उनके मर्जर को, जिसमें कि प्योर कंपटीशन यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि कंपटीशन आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड करता है, और इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि किस तरीके से सोशल वेलफेयर किया जाएगा। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों का मर्जर लिया गया, और जिसे अब कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इवेंचुअली इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, चलिए इकोनॉमी अडॉप्ट कर ली गई, 1950 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। अब यहां से जरूरत थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो देश को चलाएं कैसे? बिना प्लानिंग के क्या देश चलाया जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। पहले सोचेंगे, प्री डिटरमाइंड पर्पसेस हमारे होने चाहिए, तभी तो हम ये कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री को रन करेंगे। तो उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जाने शुरू की गई। क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, चलिए उसको समझते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब नेशनल प्रायोरिटीज मतलब नेशन की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा गया। हमारा देश क्या चाहता है, व्हाट आवर कंट्री एक्चुअली वांट, उन प्रायोरिटीज को। तो हमारा हमारा देश उस टाइम पर दोनों ही बातें चाहता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और सोशल डेवलपमेंट भी हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो कुल मिलाकर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों को रखा गया। और दोनों को रखा गया तो उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, यानी ओवरऑल कंट्री के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अब गवर्नमेंट को भी ये देखना था जो कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से कंट्री की जो एक्चुअल प्रायोरिटीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जाए, कंट्री को कैसे डेवलप किया जाए, इन शॉर्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक प्लानिंग यही है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कि जो भी अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जांपल से मैं बात करूंगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे और बढ़ाएं, कम्युनिकेशन सेक्टर कैसे और बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ओवरऑल कैसे डेवलप करें। और दूसरी तरफ सोशल, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज, कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाएं, ये सब प्रायोरिटीज थी ना यार। ग्रोथ कैसे करें, मॉडर्नाइजेशन कैसे लाएं, ये प्रायोरिटीज थी, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इनको कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके पूरा किया जाए, उसके लिए सोचने की जरूरत थी। वो सोच ही इकोनॉमिक प्लानिंग। आई होप आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात समझ में आई होगी। Let's start ahead. To make economic planning effective, government India adopted planning commission. इंडिया ने 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया। जो कुछ बातें आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं, मैं उनको हाईलाइटेड करके आपको बता रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन क्यों बना? तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग करता है इसलिए बना। और प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ 1950 में। अब इसके चेयरपर्सन कौन होते थे? अभी क्योंकि मैं क्यों होते थे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं, बाद में 2013 में इसको बदल दिया गया और उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। आज ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्लानिंग कमीशन जब था तो इसके चेयरमैन हमेशा ही, चेयरपर्सन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर रिमेन द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, and planning commission fixed the planning period at 5 years which commenced are of 5-year plans। और जो भी प्लानिंग कमीशन प्लान बनाती है वो आमतौर पे 5 सालों के लिए होते हैं, और उन 5 ईयर के लिए बनाए गए प्लान को 5 ईयर प्लानिंग्स के नाम से जाना जाता है। आई होप बच्चों यहाँ तक बताई गई सारी इंफॉर्मेशन मैंने लाइक अ स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझ में आई होगी। अभी ये हम देखते हैं मीनिंग एंड रीजंस ऑफ प्लान। देखो प्लानिंग किया गया, क्या मतलब है प्लान का? अगर कोई पूछ ले कि प्लान क्या होता है भाई, तो आपको बताना एक रिटन डॉक्यूमेंट है सर, एक रिटन डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी। डिटेल स्कीम यानी क्या स्कीम्स बनानी है आपको, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस क्या पॉलिसीज यूज की जाएंगी, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी कैसे करें, मॉनेटरी पॉलिसी क्या। तो इस तरीके की कुछ पॉलिसीज, कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम्स को सेट करना, रिटन में सेट करना, एक डॉक्यूमेंट बना देना उसका, ताकि कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके, इज कॉल्ड प्लान। और ऑब्जेक्टिव रीजन क्या था, प्लानिंग क्यों की जाती है? तो रीजन ये है कि इट इज डन फॉर अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ये मैं लाइन को शेड कर रहा हूँ, प्लीज देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये है एक्चुअली रीजन कि एक लिमिटेड टाइम में, मान लीजिए
5 साल का एक टाइम है, तो 5 साल के एक टाइम में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को 5 साल में कैसे फुलफिल किया जाएगा इसके बारे में सोचना ही प्लानिंग करना है। और रीजन भी यही है कि हमारे पहले से तय किए हुए यानी प्री डिटरमाइंड गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, पर्सपेक्टिव्स को कैसे पूरा किया जाए। अगर ये 20 साल तक के लिए भी किए जाते हैं यानी लॉन्ग रन किए जाते हैं तो इन्हें पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। देखिए प्लीज यहाँ पर प्लान, ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए एक बारी, कंटेंट इन प्लान। प्लान डॉक्यूमेंट टेल्स अस द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। प्लान डॉक्यूमेंट जो होता है हमें सिर्फ ये बताता है कि भाई किस पर्पस से हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें ये लिखा होता है भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और ये हमने आने वाले टाइम में पूरे करने हैं। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। और साथ में हमें ये भी बताने की कोशिश करता है कि आने वाले 20 सालों में हमें एक्चुअली क्या अचीव करके रखना है। देखो कुछ चीजें तो शॉर्ट रन में अचीव की जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, पूरी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में, इतनी जल्दी नहीं है लाना आसान, तो इसको लॉन्ग रन में ही लाया जा सकता है। सेल्फ सफिशिएंट बनाना वो लॉन्ग रन में ही हो सकता है। तो इन प्लान्स को लॉन्ग टर्म प्लान भी कहा जाता है, और इन लॉन्ग टर्म प्लान का ही अदर नेम होता है आपका प्रोस्पेक्टिव प्लान। प्लीज देखिए यहाँ पर, these long term plan is called perspective plan। प्लान जनरली 5 years के लिए होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए होते हैं, और एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आगे के प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज और स्कीम्स के बारे में रिटन में लिखा होता है। तो बच्चों आई होप ये सारी बात, मीनिंग क्या है, रीजन क्या है, ड्यूरेशन क्या है और कंटेंट क्या है, लॉन्ग रन होता है, अचीव करना होता है, ये सब है। तो क्या आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों आपका गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। माय डियर स्टूडेंट, एज वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तो आई मस्ट वांटेड टू टेल यू दैट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान मींस व्हाट, नथिंग एल्स बट, पहले तो ये लॉन्च कब हुए, तो जो 5 ईयर प्लान थे वो लॉन्च हुए 1 अप्रैल 1951 से। पहला जो प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, 5 साल के लिए बनाया गया। इसके कुछ उस लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव्स थे। वो लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव्स क्या थे, पर्सपेक्टिव प्लान्स जिसे बोला जाता है, जैसे मैंने कहा 20 साल या उससे ज्यादा के लिए जो होते हैं लॉन्ग रन गोल्स कहा जाता है। तो अब आगे के लेक्चर्स में हम समझेंगे हमारे लॉन्ग रन गोल्स क्या हैं। आज इस लेक्चर में लास्ट खत्म करते हुए मैं इन गोल्स के नाम आपको बता रहा हूँ। गोल्स है हमारे यहाँ लिखे हैं 4, ग्रोथ यानी इंक्रीज इन जीडीपी, मॉडर्नाइजेशन यानी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, सेल्फ रियलायंस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी फील्ड, इक्विटी टू मेक इक्वलाइजेशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इनकम। And I think that's all for this lecture. That's all for today. Thank you so much and have a nice day.